हेलो एवरीवन। आज हम भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये नीति सही सही धरातल पे लागू हो जाती है तो ये हमें किस तरह से असर करेगी और हमारे फ्यूचर को कैसे शेप करेगी। अगर आप फिफ्थ क्लास में हैं या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, आपको आज के 30 मिनट में कुछ नया ज़रूर सीखने को मिले। अब पहले ये बात करते हैं कि ये नीति इंपॉर्टेंट क्यों है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारत में सब कुछ तो सही है। अगर आप कट ऑफ देखिए यूनिवर्सिटीज़ के तो 98, 99, 100% कट ऑफ जाते हैं। मतलब अगर आप 99% पे हैं तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। तो इतना बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो नीति को चेंज करने की ज़रूरत क्या है? तो इससे पहले मैं समझाने से पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके सामने। आप खुद देखें और समझें कि क्या इस नीति की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे इनोवेशन इंडेक्स 2019 दिखाई दे रहा है। इसमें पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है और थर्ड नंबर पे यूएसए है। पॉपुलेशन देखिए इनकी आप। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन 87 लाख है, स्वीडन की 1 करोड़ है और यूएसए की 33 करोड़ है। और भारत का स्थान 52nd है 140 करोड़ पॉपुलेशन। मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भारत का स्थान 52nd नंबर। आप खुद इमेजिन करिए अगर भारत की पॉपुलेशन 1 करोड़ होती तो शायद विश्व का आखिरी देश होता भारत इनोवेशन इंडेक्स में। और हमें लगता है कि हम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने अच्छा किया है, बट क्या अच्छा और कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत स्कोप है करने का। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं 2019। इसमें अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे नॉर्वे है, सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड है और थर्ड नंबर पे आयरलैंड है। अगेन इन सब की पॉपुलेशन भारत के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। 2% 3% पॉपुलेशन होगी भारत के कंपैरिजन में। बट फिर भी इनका स्थान पहले दूसरे तीसरे पर है और भारत की गिनती आप देखिए 129 है आउट ऑफ 189 कंट्री। मतलब बहुत ही खराब, इनोवेशन इंडेक्स से भी खराब रिपोर्ट है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। अब हम देखते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019। इसमें आप पहले नंबर पे देखेंगे फिनलैंड है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क और थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड। और इसमें भारत 144th नंबर पे, 144वें नंबर पे, और भी ज़्यादा खराब रैंकिंग। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका भी हमसे बेटर है हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये आंकड़े देखकर क्या पता लगता है कि ना तो हमने अपने बच्चों को इनोवेटिव बनाया, ना हम लोगों ने उनको डेवलप कर पाए और ना ही उनको खुश रख पा रहे हैं। एटलीस्ट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे पढ़ाई में, तो खुश तो रहें। खुशी में तो हम अपने पड़ोसियों से भी पीछे हैं और 144th रैंक है हमारे। इसका मतलब हमारी शिक्षा नीति में जरूर से कुछ ना कुछ गलती चली आ रही थी, जिसको शायद ये 2020 की नीति सही कर सकती है। नेक्स्ट, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया देखें एजुकेशन के लिए, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। बहुत पहले की बात की जाए तो नालंदा थी, तक्षशिला थी, विक्रमशिला थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी इस तरह से जो पूरे दुनिया से स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती थी। जैसे बेबीलोनियन हो गया, ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया, टर्की, अरेबिया, चाइना, बहुत सारे जगह से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने। बट क्या आज के दृष्टिकोण में हम ऐसा कह सकते हैं कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर के स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर रही है? आज हम लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा हमारी नीति में। और डॉक्यूमेंटेड ये है कि अराउंड 68 टाइप के कोर्सेज चला करते थे उस समय जब ये यूनिवर्सिटीज होती थी। आप नाम लीजिए उस तरह के कोर्सेज वहां पे अवेलेबल थे। नेक्स्ट, ये मैं कुछ आपको रूइंस दिखा रहा हूँ नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ के। उस समय ये पूरे दुनिया को अट्रैक्ट करती थी और वहाँ पे 2-3 चीज़ें कंपलसरी थी कि आपका पढ़ाई के साथ, एकेडमिक के साथ-साथ आर्टिस्टिक वैल्यू भी डेवलप की जाती थी और फिजिकल वैल्यूज़ भी डेवलप की जाती थी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी डेवलप की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मार्शल आर्ट के तौर पे कलरीपयट्टू आपको सीखना ही सीखना था, जो साउथ इंडिया में अभी भी जीवित है, नॉर्थ इंडिया में खत्म हो चुका है लगभग। और कोई ना कोई आर्ट फॉर्म आपको आनी चाहिए थी, जस्ट लाइक म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, और एकेडमिक तो आपका चलता ही था। इससे होता क्या था कि बच्चे का हृदय भी कोमल होता था, आर्टिस्टिक होता था, इनोवेटिव होता था और शरीर से भी स्ट्रांग होता था। फिजिकल चैलेंजेस को झेलने के लिए वो तैयार रहता था। पर धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होने लगी। कैसे हुई, देखते हैं आगे। ये है थॉमस मैकेले। अब मैकॉले ने, ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटिशर्स आए तो मैकॉले को जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत को स्टडी करके शिक्षा नीति बनाने की। और भारत मैकॉले की नीति का एक बहुत बुरी तरह से शिकार हुआ। थॉमस मैकॉले ने पूरी शिक्षा नीति अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे फिक्स कर दी। औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हो रही थी, मैकॉले को लगा कि भारत एक अच्छा टूल हो सकता है उस औद्योगिक क्रांति को फुलफिल करने के लिए। तो उन्होंने सारी एजुकेशन सिस्टम में एक चीज कर दिया कि सब कुछ ये जो इनोवेशन था, मार्शल आर्ट था, इन सबको हटा दिया। फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश कंपलसरी कर दिया। और उन्होंने पूरी तरह से सिस्टम इस तरह से बनाया कि हम क्लर्क्स प्रोड्यूस कर सके, भारत क्लर्क दे सके, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग दे सके जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करें, ऑर्डर दे नहीं, इनोवेटिव ना हो। क्योंकि अगर वो ऑर्डर देने लगेंगे,
नया नया चीज करेंगे तो किस तरह से वो ब्रिटिशर्स को फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया कि वो ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचा सके, उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किसी तरह से एक इंजन की तरह हम काम कर सके, और हमारे इनोवेशन को, सब कुछ को धीरे 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 करके तोड़ा गया। नेक्स्ट, अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को देखते हैं। 3 बार आई है। पहली एजुकेशन पॉलिसी देश के आजाद होने के बाद 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी जी के समय में। सेकेंड आई थी 1986 में राजीव गांधी जी के समय में, और 1992 में नरसिम्हा राव जी ने इसी को मॉडिफाई कर दिया था जो राजीव गांधी जी लाए थे। और ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है 2020 जो आई है। नेक्स्ट, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत में सब कुछ सही है, नीति तो सही है, दिक्कत इस बात की है कि भारत में पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, नहीं तो सब कुछ सही है। लेकिन ये मैं आपको आंकड़े पेश कर रहा हूं। भारत का लिटरेसी रेट अगर मैं दिखाऊं अमंग द यूथ, ओवरऑल यूथ में लिटरेसी रेट अगर आपको दिखाऊं तो अराउंड 92% है, और अगर मैं वर्ल्ड का देखूं तो अराउंड 91.30% है। मतलब भारत वर्ल्ड के एवरेज लिटरेसी रेट अमंग द यूथ से ज्यादा है। तो भारत में पढ़े लिखे यूथ भी हैं, तो इस तरह का हाल है। इसका पूरा मतलब है कि शिक्षा नीति में ही हमारी गड़बड़ी रही होगी। नेक्स्ट, अब नीति में गड़बड़ क्या हुआ? हमने फोकस किया है फील्ड माइंड पे, हमने बस इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर डालते गए, दिमाग को फॉर्म्ड नहीं किया, दिमाग को बनाया नहीं, उसको उस दिमाग का विकास नहीं किया। अब बच्चा नर्सरी में गया, हमने उसको पोयम पढ़ाना चालू कर दिया, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू। अब आप बताइए, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां लोग वर्षा का इंतजार करते हैं और बारिश की पूरी फसल पर डिपेंड होती है, तो उस जगह पे आप बच्चों को ये कह रहे हैं कि रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। ये तो अंग्रेजों की पोयम थी। वहां पे ब्रिटेन में हमेशा बारिश होती रहती थी, तो वहां का बच्चा एक जॉनी रहा होगा, वो बारिश को भगाना चाह रहा होगा अपने खेलने के लिए, और हमने वही चीज सेम उठा के अपने यहां डाल दिया। मतलब दिमाग में इंफॉर्मेशन डाले जा रहे हैं, सोचने का तरीका सिखा ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, अब अगर आज के पैटर्न पे देखें हम, तो कुछ जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हो गया, IBM हो गया, स्टारबक्स, एप्पल, बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी पोजीशन ऐसी होती है जो बिना किसी डिग्री के हायर की जाती है। बहुत सारे ड्रॉप आउट्स आपने देखा होगा, जैसे ओयोरूम के फाउंडर हो गए रितेश अग्रवाल, ये सब ड्रॉप आउट्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी कंपनी बनाई है। हायरिंग विदाउट डिग्री हो रही है। तो आज के ज़माने में डिग्री की महत्वता है, बट उससे ज़्यादा महत्वता है आपके पास स्किल्स हो, आपके पास हुनर हो। डिग्री बहुत ज़्यादा है, हुनर नहीं है, ये अब नहीं चलेगा। अगर हम करिकुलम देखें बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का दुनिया में, तो वो हार्वर्ड हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वॉटन यूनिवर्सिटी, अगर इनका करिकुलम देखें तो ये क्लासरूम लेक्चर पे जोर ज़्यादा नहीं देते, ये प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और केस स्टडीज पे जोर ज़्यादा देते हैं, केस स्टडी खास तौर से। नेक्स्ट, अगर मैं इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, अगर आप देख सकते होंगे पाई चार्ट में, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 80% केस स्टडी हो रही है, स्टैनफोर्ड में अराउंड 40%, वॉटन में अराउंड 40%। ज्यादातर काम केस स्टडीज पे हो रहा है, प्रोजेक्ट्स पे हो रहा है। क्लासरूम लर्निंग प्रोग्राम को कम किया जा रहा है, क्योंकि बच्चा केस स्टडी से ज्यादा सीखता है। हमारे एनसीईआरटी में केस स्टडीज होती है, ना टीचर पढ़ाता है ना बच्चा पढ़ता है, और उसको स्किप कर देते हैं। तो केस स्टडी से बच्चा ज्यादा अच्छा समझ सकता है एज कंपेयर टू नॉर्मल लर्निंग। नेक्स्ट, अगर हम भारत की कंपनियों की बात करें, जो महारत्न कंपनी है, भेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, एनटीपीसी हो गया, भारत इलेक्ट्रिकल्स हो गया, ये सारी कंपनीज में धीरे धीरे ऑटोमेशन आ रहा है। मतलब जो काम 10 लोग मिलकर करते थे, वो शायद एक रोबोट मिलकर कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जो डिसीजन लेने के लिए 100 लोग इन्वॉल्व होते थे, वो शायद 2-3 सॉफ्टवेयर ही कर दे। लीड मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा है, मैनेज करने के लिए भी ऑटोमेशन आ रहा है। मतलब धीरे धीरे आज फ्यूचर में जॉब जाएगी, कम होगी कंपनीज में, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अब इस वजह से अगर बच्चा इनोवेटिव नहीं है, उद्यमी बनना नहीं चाहता, इनोवेटिव नहीं है, नया एंटरप्रेन्योर्स नहीं डेवलप करना चाहता है, तो शायद उसको आगे चल के दिक्कत होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, अभी इसको नेशनल हायर एजुकेशन बिल बोलते हैं, अभी कैबिनेट अप्रूव नहीं किया। जब कैबिनेट अप्रूव कर देगी तो ये फिर पॉलिसी बन जाएगी। जैसे कि किसी भी बिल को पास होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होना ही पड़ता है। इसको बनाया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी ने, जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, और इन्होंने अपने 9 लोगों के साथ इसको ड्राफ्ट किया, और 2 लाख से ज्यादा सजेशन आया, जिसको इस पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। अब इस पॉलिसी में कुछ कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कही जाएगी। जीडीपी जो है भारत में, जो जीडीपी हम शिक्षा पे खर्च करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 3% करते हैं, उसको हम 6% करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है इस नीति में।
और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है अप टू 50% हमें करना है 2035। अब ये क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? मतलब 12वीं पास अगर 100 बच्चे करते हैं तो हमारा लक्ष्य है 2035 तक कि 50 बच्चे यूनिवर्सिटी में कम से कम जाए। अभी बहुत खराब है, अभी ऐसा सही नहीं है। अभी 100 बच्चे अगर 12 पास करते हैं तो 20 बच्चे ही शायद यूनिवर्सिटीज में जा पाते हैं। तो इसको सही करना इस नीति की एक दिशा में देख रहे हैं। नेक्स्ट, चेंजेस ऑफर्ड बाय दिस पॉलिसी। अब ये मेजर चेंज क्या है? अभी तक हम लोग 10+2 सिस्टम पढ़ते थे, लेकिन इस नीति ने स्कूल एजुकेशन को 5+3+3+4 में बांट दिया है। ये क्या है 5+3+3+4? हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें, मोर फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर गई है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट्स करने की कोशिश की गई, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्रेडिट स्कोर्स वगैरह वगैरह बड़ी चीजें करने की कोशिश की गई है। इसको भी हम आगे देखेंगे। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी देखे गए हैं, जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है, जो बड़े यूनिवर्सिटीज को देखती थी उनको कहीं एक करके एक बॉडी के अंदर लाया गया है। 3 तरह पे देखा गया, एक स्कूल पे देखा गया, एक यूनिवर्सिटी पे चेंजेस देखे गए हैं, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं। नेक्स्ट, अब आइंस्टीन ने कहा था अगर एक मछली की काबिलियत उसके हम पेड़ पे चढ़ने से जज करें तो वो मछली हमेशा अपने आप को इडियट ही समझती रहेगी। हमारे देश के एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पद्म अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर BM हेगड़े, वो हमेशा कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ जीनियस, ही गोज टू स्कूल ओनली टू बिकम एन इडियट। वो उसको समझाते कैसे हैं? कहते हैं अगर एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का, अगर आप उसे कुछ खिलौना दो, कुछ दो, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उसको स्मेल करेगा, चाटेगा, फिर पटक देगा, जमीन पे फेंक देगा, टूट जाएगा, फिर उसको उठाएगा, फिर उसको स्मेल करेगा, फिर कुछ ना कुछ करेगा। मतलब वो बचपन से ही जिज्ञासु है, इंक्विजिटिव है, बचपन से ही वो जिज्ञासु है। आपने उस बच्चे को नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट सेकंड में पढ़ाया और जब तक वो 12वीं कक्षा पास करता है, क्या अब उसके अंदर उसी लेवल का जिज्ञासुपना है? क्या वो उसी लेवल का इंक्विजिटिवनेस है? आई थिंक नहीं। आप अपने आप से पूछ के देखिए कि एक छोटे बच्चा जितना जिज्ञासु होता है, क्या आप भी उतने अब जिज्ञासु हैं? मेरे ख्याल से नहीं। क्या हमारी शिक्षा नीति को इसे बढ़ाना चाहिए था या घटाना चाहिए था? बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट, अब स्कूल प्रोग्राम में आते हैं हम लोग। 5+3+3+4 सिस्टम है क्या? तो इसमें जो पहला 5 है वो नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट एंड सेकंड देखा गया। अभी तक इसको भारत में फॉर्मल एजुकेशन नहीं मानते थे, बट दुनिया में माना जाता था। अब भारत में भी इसको फॉर्मल एजुकेशन मानी जाएगी। फाउंडेशन स्टेज 3 से 6 साल के बीच में इसको रखा जाएगा। क्लास 1 और सेकंड BC में आएगी, जैसे मैंने आपको बताया, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट एंड सेकंड। लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ प्ले एंड एक्टिविटी होगी, ज्यादातर लर्निंग प्ले और एक्टिविटी के फॉर्म में होगी। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि लद्दाख में जितने भी स्कूल हैं वहां का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होती। आप वहां पे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, F फॉर फैन और T फॉर ट्रेन बताते हैं। लद्दाख के लोग जो -20 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं ना, उन्होंने कभी फैन देखा ना उन्होंने कभी ट्रेन देखा, और वहां F फॉर फैन और T फॉर ट्रेन सिखा रहे हैं। आप लोकल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहे। तो यहाँ ये भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर शिक्षा लोकल लैंग्वेज में दी जाए, ताकि बच्चे को बेहतर ढंग से समझ में आ सके। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्लास 3 to 5 की बात कर रहे हैं। क्लास 3 to 5 में प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर कराई जाएगी। इंट्रोडक्शन टू साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, जो डिफरेंट हमारे स्ट्रीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। एम्फोसिस गिवन ऑन द लोकल लैंग्वेज वेर एवर पॉसिबल, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि लोकल लैंग्वेज में ही कोशिश की जाएगी कि 5th क्लास तक बात की जाए, समझाया जाए। ये यूरोप से हमने उदाहरण लिया है। अब होता यह है कि यूरोप में बहुत सारी भाषाएं हैं, स्पेनिश भाषा है, फ्रेंच भाषा है, लैटिन, अलग अलग भाषा है। तो अब इन इंग्लिश भाषा भी है, अलग अलग भाषा है वहाँ पे। अब इन सारे जगह पे देखा गया कि अगर बच्चा अपने लोकल लैंग्वेज में सीख रहा है तो उसको सीखने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि आप एक भाषा सिखा रहे हैं, बच्चा जब पैदा होता है एक नई भाषा ऑलरेडी सीख रहा है जो उसके सामने अगल बगल बोली जा रही है। वो स्कूल में गया तो आपने एक नई भाषा सिखाई और उस नई भाषा में नया ज्ञान दिया, तो ज्ञान कहाँ से समझेगा? उसको तो सारा टाइम उस नई भाषा को डिकोड करने में लग जाएगा। तो ये देखा गया कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में सिखाते हो तो बच्चे का ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होता है, ये देखा गया। अब रिपोर्ट कार्ड की बात जहां तक है, रिपोर्ट कार्ड भी अब नए तरीके से बनाया जाएगा। इसमें एकेडमिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी होगी। रिपोर्ट कार्ड में भी सब कुछ बराबर बराबर ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एकेडमी पे ही ध्यान दिया जा रहा हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ध्यान दी जाएगी, को करिकुलर एक्टिविटीज भी उतने ही ध्यान दी जाएगी। नेक्स्ट, मैंने कलाम सर का यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया।
अब आपको पता है कलाम सर से किसी ने पूछा था कि आप अपने लाइफ में किस टीचर को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं अपनी लाइफ में मेरे 5th क्लास के सुब्रमण्यम अय्यर सर को देना चाहूँगा। ये बात उन्होंने अपनी बुक ड्रीम्स ऑफ विंग्स ऑफ फायर में लिखी है, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, बड़ी अच्छी बुक है। अब कलाम सर ने अपना ग्रेजुएशन किया होगा, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मास्टर्स किया, पीएचडी की, कितने बड़े-बड़े प्रोफेसर्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया होगा, उनके अंडर में शिक्षा पाई होगी। बट वो अपने सफलता का श्रेय अपने 5th क्लास के टीचर को दे रहे थे, सुब्रमण्यम अय्यर सर को दे रहे थे। और उन्होंने बताया कि वो जब 5th क्लास में थे तो वो चिड़िया की फ्लाइट समझाने के लिए बच्चों को बीच पे ले गए, समुद्र के किनारे, और वहां पे प्रैक्टिकली समझाया। और उस समय कलाम सर ने ये सीखा कि अब उनको इसी फील्ड में जाना, उनके अंदर का वो एक इंक्विजिटिवनेस जगा दिया उन्होंने। तो पूरा क्रेडिट उन्होंने अपने 5th क्लास के टीचर को दिया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम जब 10th 11th 12th क्लास को देखेंगे और ग्रेजुएशन को देखेंगे और छोटेपन में जो भी होता है देखा जाएगा? नहीं, 5th क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब कलाम सर कह सकते हैं कि उनकी लाइफ कब डिपेंड कर रही उस 5th क्लास के टीचर पे, तो हम उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमको उस पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। आपने अगर बेसिक सही कर लिए, फाउंडेशन सही कर ली, तो आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट, अब सेकेंड 3 के बारे में बात करते हैं। ये है फ्रॉम क्लास 6 to 8, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया अब मोबाइल पे आ गई है, तरह तरह के एप्लीकेशन आ रहे हैं, उनके नए नए यूजर्स डेवलप हो रहे हैं, और ये हमेशा एप्लीकेशन नए नए बनते रहेंगे। आपने देखा कि चाइनीज लोग कितना आगे हैं एप्लीकेशन, अभी इतने सारी चाइनीज एप्लीकेशन बैन की गई, चाहे टिकटॉक हुआ, चाहे पबजी हुआ, वगैरह वगैरह, बहुत सारे चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं। सारे सारे के सारे चाइनीज ही क्यों थे? क्योंकि वहां पे देखा गया है कि 6th क्लास से ही बच्चा कोडिंग सीख रहा है, प्रोग्रामिंग सीख रहा है, इसलिए शायद वहां के बच्चे इतने ज्यादा अच्छे हैं प्रोग्रामिंग में कि नए नए ऐप्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीज भारत की एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा गया है कि हमको अब कोडिंग की जरूरत है फ्रॉम द स्टार्टिंग एज। बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाए, इनोवेटिव बनाया जाए, इंक्विजिटिव बनाया जाए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसको एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमी बनने की एक प्रेरणा दी जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। अब बच्चे को 6th से लेकर 8th क्लास 3 साल में हर साल 10 से 15 दिन की वोकेशनल ट्रेनिंग करनी होगी। इसमें वो अपने लोकल जगह पे जो भी उत्पाद हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, उसके बारे में समझना होगा, उसके बारे में एक रिपोर्ट देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कन्नौज का है तो वहां पे इत्र बहुत फेमस है, परफ्यूम्स फेमस है वहां के, तो हो सकता है उसको वहां पे जाके ट्रेनिंग करनी हो, समझे कि कैसे बनता है, क्यों बनता है। कहीं पे कोई पीतल का काम होता है, कहीं लकड़ी का काम होता है, तो उसको जाके समझना होगा। इससे होगा ये कि उसको व्यवहारिक ज्ञान भी पता लगे, किस तरह बिजनेस रन करते हैं, किस तरह से काम होता है, ये भी समझ में आएगा। अब बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा लगा रहेगा, फिर बाद में ग्रेजुएशन करेगा, एमबीए करेगा, एमबीए करने के बाद वो सोचता है कि अच्छा हमारे लोकल एरिया में किस चीज के बिजनेस का प्रॉस्पेक्ट है, उस समय स्टडी करता है, उस समय दिमाग को सोचने पे लगाता है। इससे अच्छा है बच्चे को अगर बचपन से इस बारे में पता होगा तो आगे चल के उसके दिमाग में पहले से एक इमेज होगी कि मेरे लोकल की जगह पे, मेरे लोकल एरिया में इस चीज की सप्लाई होती है, इससे कुछ किया जा सकता है, इसमें कुछ विकास किया जा सकता है। तो ये जो 2 चीज है 6 to 8 में, कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्लूड की गई। नेक्स्ट, अब आते हैं हम 9 to 4th में, 9 to 12th सॉरी। अब इसमें क्या करा जाएगा? इसमें डीप नॉलेज दी जाएगी, एम्फोसिस गिवन ऑन एनालिसिस एंड केस स्टडी। मैंने जैसे आपको बताया था, केस स्टडी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, एनालिसिस पे फोकस ज्यादा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कोई मान लीजिए हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस समय शुरू हुआ, किस तारीख को शुरू हुआ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्यों शुरू हुआ, क्या कमी थी, कैसे अच्छे से हो सकता था। अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई अगर हमने इस डेट में हुई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन जीता और क्यों जीता, उसका एनालिसिस, जो हारा वो क्यों हारा, क्या नीति में परिवर्तन करता कि वो जीत सकता था, इसका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट याद करना से इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इस पे फोकस ज्यादा होगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैसे हमारा भारत का समाज अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जातियों में टूटा हुआ है, और कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज धीरे धीरे उस जाति प्रथा को तोड़ने का काम कर रही है, भारत को और यूनाइट कर रही है। उसी तरह हमारा जो शिक्षा का सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, ये भी कई तरह की जातियों में टूटा था। कोई साइंस साइड का है तो अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, कोई कॉमर्स का है तो अपने आप को थोड़ा नीचे समझ रहा है, कोई आर्ट का है तो अपने आप को और नीचे समझ रहा है। इस तरह से एजुकेशन को तोड़ के रखा था। और सच में एजुकेशन कोई ऊपर नीचे नहीं, शिक्षा शिक्षा होती, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। अब इस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से क्या होगा कि मान लेते हैं कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है, बट फिजिक्स के साथ साथ
मान लेते हैं वो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन पे काम करना चाहता है, उसको बहुत इंटरेस्ट है इन सब एयर कंडीशंस पे और मशीन्स पे, बट साथ ही साथ उसको बिजनेस स्टडीज भी पढ़ना है, क्योंकि उसको ये लगता है कि आगे चल के वो इसमें इसको बिजनेस की तरह लेगा, अपनी कंपनी लगाना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है इसी फील्ड में, रेफ्रिजरेशन की फील्ड में, तो उसको बिजनेस स्टडीज की भी नॉलेज होनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, या तो आप साइंस पढ़ेंगे या आप कॉमर्स पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है, लेकिन उसको साइकोलॉजी भी पढ़नी है, वो भी कर सकता है, आर्ट का सब्जेक्ट है। वो चाहता है कि वो इस तरह के लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी समझे, ताकि वो आगे चल के कुछ इस तरह डेवलप करे जो लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करे। वो साइकोलॉजी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री वाला बेकरी भी पढ़ सकता है। मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे ब्रांच में अलग अलग सब्जेक्ट चूज पिक एंड चूज कर सकता है। इस तरह से बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हो पाएगा। किसी को एक चीज बता के आप ये नहीं सोच सकते कि इसको सब कुछ आ गया। हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चे को आप फ्री छोड़ दीजिए समझने के लिए कि उसे क्या क्या पढ़ना है। आप बाउंड्री मत सेट कीजिए, और ये इस नीति ने इस बाउंड्री को तोड़ने का बड़ा अच्छा काम किया। अब सेमेस्टर सिस्टम की बात की गई है। सेमेस्टर सिस्टम में ये कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम जो साल में एक बार होता था, उसको हम 2 बार कर देंगे। अभी इसके बारे में और डिटेल में आना बचा हुआ है। अब बुक को 2 बार में बांट दिया जाएगा, 2 पार्ट में, आधी एक बार पूछी जाएगी, आधी एक बार। अब इसका फायदा यह है कि बच्चा जो साल के में एक बार बोर्ड एग्जाम होता था, 2-3 दिन मिलते थे, अब उसी में बच्चा रटने पे लगा हुआ है, प्रेशर में आ गया। मान लो उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसका पूरा बोर्ड एग्जाम साल उतना अच्छा नहीं हो पाता था। अब उसके पास 2 मौके रहेंगे उसको फिर से अच्छा करने का। तो सेमेस्टर सिस्टम से ये फायदा होगा। नो रिजिड बाउंड्री ऑफ स्ट्रीम, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम की कोई रिजिड बाउंड्री नहीं रहेगी। साइंस वाला कॉमर्स ले सकता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, जो जिसको अच्छा लगे वो साथ में पिक एंड चूज कर सकता है। नथिंग टू बी कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर। अभी कोई कहता है ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आ गया है, एक्स्ट्रा करिकुलर नाम की कोई चीज नहीं, सब कुछ करिकुलर है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, वो भी करिकुलर है, उसके मार्क्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने फिजिक्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगर कोई म्यूजिक में है, उसके मार्क्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की केमिस्ट्री या मैथ्स के इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी नीति कही गई। और न्यू अप्रोच टू मार्किंग, मार्किंग भी नए तरीके से की जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आते हैं, पहली बेंच पे बैठते हैं, सिर्फ किताब में पूरा समय गड़ाए रहते हैं, और उसके बाद स्कूल ओवर होता चले जाते हैं। ना अपने दोस्तों से कुछ का दोस्त का सर्किल बना, ना कोई इंटरेक्ट किया। पढ़ाई में तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। कोई दोस्ती यारी उनकी कुछ है ही नहीं, कोई उनका फ्रेंड सर्किल ही नहीं है। तो इसलिए नए मार्किंग सिस्टम में आपका दोस्त भी आपको मार्क्स देगा कि मेरा दोस्त किस तरह का है, वो हेल्पफुल है कि नहीं, कोऑपरेटिव है कि नहीं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। तो आपका दोस्त भी आपको मार्क करेगा, आपके टीचर भी आपको मार्क्स देंगे। तो इस तरह से उन सब बच्चों पे भी अब नए तरीके से सोचने के लिए मिलेगा, जो एकदम एकाकी रहते थे, अकेले रहते थे, और बाद में यही बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जब फ्रेंड सर्किल रहेगा, आपके दोस्त रहेंगे, आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के बुरे कदम और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, आपके दोस्त क्या कहते हैं, आप सामाजिक तौर पे स्ट्रांग हो गए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बारे में। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 3 और 4 साल का जो प्रोग्राम होता है डिग्री प्रोग्राम को, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया गया है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट्स किए गए हैं। ये क्या है? मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं और क्रेडिट स्कोर किया गया है। इसको मैं एक बार में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बीएससी करना चाहता है, उसने बीएससी में दाखिला लिया, उसके बाद सेकेंड ईयर 2 साल पढ़ने के बाद मान लेते हैं उसकी तबीयत बिगड़ गई, या उसको फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खराब थी, या घर में कोई जिम्मेदारी थी, 2 साल के बाद उसने बीएससी को क्विट करने का फैसला किया। अभी तक क्या होता था कि अगर उसने क्विट किया, एक सेमेस्टर भी छोड़ा या क्विट किया 1 साल भी, तो वो पूरा 2 साल बर्बाद हो जाता था। अगर वो फिर से कंटिन्यू करना चाहे तो उसको फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करना पड़ेगा। बट इस नीति के आते ही अगर वो 2 साल बाद कोर्स को ड्रॉप करना चाहता है कुछ समय के लिए, कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उस समय ड्रॉप कर सकता है। उसके 2 साल जो स्कोर्स आए हैं, वो जिस तरह हम बैंक खाते में पैसा जमा करते हैं, उस तरह क्रेडिट स्कोर एक खाता बनेगा आपका, उसमें वो ऐड हो जाएगा 2 साल का बीएससी का स्कोर। और अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वापस आते हैं, तो आप फिर थर्ड ईयर से ही कंटिन्यू करेंगे, आपको पहला और दूसरा साल कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। और मान लेते हैं उसने सोच लिया नहीं मैं 2 साल के बाद अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो अभी भी उसके लिए 2 साल बर्बाद नहीं हुए। अगर वो 1 साल के बाद कोर्स छोड़ दे रहा है, प्रॉपर उसे कंटिन्यू नहीं करना, तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो दिखा सकता है कि उसका 1 साल बर्बाद नहीं, उसको एक सर्टिफिकेट मिला है। 2 साल बाद अगर अपना कोर्स छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल बाद अगर वो पूरा कर लेगा तो फिर तो उसको डिग्री मिल ही जाएगी। मतलब उसका साल खराब नहीं होगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स, मतलब कई तरीके से वो एंट्री भी कर सकता है और एग्जिट भी अलग अलग ईयर्स में कर सकता है। अगर वो सेकेंड ईयर में छोड़ना चाहता है, उसको डिप्लोमा मिल गया, और मान लेते किसी और प्रोग्राम में जाना चाहता है, तो वो उस 2 साल के डिप्लोमा को दिखाकर किसी और प्रोग्राम में एंट्री कर सकता है। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट्स।
और अगर आफ्टर 4 ईयर, अगर 4 साल का अगर वो इस तरह के इंटीग्रेटेड कोर्स करता है तो उसको रिसर्च वर्क में प्रमोट कर दिया जाता है। अभी उसमें और भी हर्डल्स होते हैं और कुछ भी करना होता है, बट वो थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, पूरे इस नीति से हम अचीव क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू अचीव कि हम इनोवेशन इंडेक्स में भी किसी एक दिन फर्स्ट नंबर पे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी फर्स्ट नंबर पे और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी फर्स्ट नंबर पे। ये हमारा नीति होनी चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे होगा, अभी तो हम 144 पे हैप्पीनेस पे, इनोवेशन में 52nd पे है। बट अगर हम अपने अंदर विल पावर लाएं और एक लक्ष्य निर्धारित करें तो हम एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। और भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां इतनी अच्छी पॉपुलेशन है और जितने इनोवेटिव लोग हैं, ये डेफिनेटली हो सकता है, बस सही तरीके का गाइडेंस मिलने की जरूरत, सही नीति मिलने की जरूरत है। और अगर आपको ये सेशन मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपना फीडबैक हमें हमारी ईमेल आईडी पे दे सकते हैं, हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशन फिर से हों नए नए टॉपिक्स पे, तो भी आप हमको बता सकते हैं। जैसा भी आपको लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें मेल भी करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।